वेलकम स्टूडेंट्स आज हम छापा यह कविता देखने वाले हैं जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। बहुत ही सुंदर कविता। इसकी खासियत की है हास्य व्यंग कविता है। हास्य व्यंग पर आधारित बहुत ही सुंदर लेखन, सुंदर कल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की है ओम प्रकाश आदित्य जी ने। सबसे पहले उनका परिचय करवाना हमारा कर्तव्य है, तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे, तो हास्य व्यंग में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। उनकी प्रभावशाली रचना का यह एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, बहुत ही सुंदर। इसका सारांश अगर पहले बता दूं तो कविता पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं उतनी ही दिलचस्प लगती है ये कविता छापा। कवि की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इधर भी गधे उधर भी गधे, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, और इसी काव्य संग्रह से ये छापा कविता हमें मिली है। पद्य संबंधी 2 शब्द। यह कविता कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पद्य के 2 पहलू हैं। पहले तो जो दीन समाज होता है या मध्यम समाज होता है, उनकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानकारी देती है ये कविता। और ऐसी हालत में जब लोग छापा मारने आते हैं तो वास्तविकता को देख पाते हैं, ढूंढते हैं, दिख पड़ती है उन्हें, और यही दर्शाने की कोशिश कवि ने की है। और यहाँ पर कवि के घर पर जब छापा पड़ता है तो किस प्रकार के अनुभव उन्हें आते हैं, ये इस कविता में उन्होंने दर्शित किया है। तो चलो बच्चों, कविता को शुरुआत करते हैं। छापा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है। कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? तो यह पहला पद हम देखेंगे कविता का। यहाँ पर कवि के घर में आयकर विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर छापा मारा है। छापा का अर्थ होता है छावा। यहाँ पर बच्चों एक अर्थ बताना चाहती हूँ। छापा का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पुलिस डायरेक्टली छापा मार सकती है, यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं, उन्हें भी यह अधिकार दिया जाता है कि वे भी बिना बताए छापा मार सकते हैं। चोर का चोरी करना वो अलग बात होता है, वो चोरी कहलाती है। ये छापा दिन दहाड़े आता है, अधिकारी आते हैं और यहाँ पर पूरे घर की छानबीन करते हैं। कहीं कुछ मिलता है तो वे हड़प लेते हैं, अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और उनकी गाड़ी ही आती है। 6-7 अधिकारी एक साथ ही आते हैं, छानबीन होती है और उसे ही यहाँ पर छापा यह नाम दिया गया है। तो आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाने की और उसे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं। तो यहाँ पर अनधिकृत रूप से, अनधिकृत
का अर्थ है यहाँ पर कि काले धंधे से या ब्लैक मनी या जो काम हमें नहीं करना चाहिए समाज में, सबसे छिपकर कुछ लोग करते हैं और लोगों को लूटते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और घर में उसे जमा करते हैं। उसे अनधिकृत रूप से अर्जित किया हुआ धन हम कहते हैं और उसी धन पर छापा मारने के लिए ये आयकर विभाग के लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए अभी हम पद्य की ओर मुड़ेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि कहते हैं कि ऐसे ही मेरे घर भी छापा पड़ा और वह छोटा नहीं था, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा इसलिए कहा है कि एक दो लोग नहीं, शायद बहुत ज़्यादा अधिकारी होंगे। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। और वे आते ही उन्होंने पहला मुझे सवाल किया कि भाई तेरे घर में जो सोना छिपा के रखा है वह कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। तो यहाँ पर कवि तो कवि हैं, कवि के कल्पना का असर देखिए। कवि कहते हैं सोना है ना, लेकिन कहाँ है, वो तो मेरे आँखों में है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, मेरे आँखों में है और कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, वह सोना मेरी आँखों में ही रह गया है। इसीलिए अगर आपको सोना चाहिए तो मेरी आँखों से ले लीजिए। वे रोश में आकर बोले, भली भांति वे अर्थ समझ जाते हैं। और यहाँ पर सोने का मतलब उनका था कि तुम्हारे घर में जो गहने हैं, सोने से बनाए हुए जो आभूषण हैं, वो हमारे कब्ज़े में दे दो। लेकिन यहाँ पर सोना का अर्थ कवि नींद लेते हैं, दोहरा अर्थ यहाँ पर लेते हैं कवि, दो अर्थ। तो वे रोश में आकर कहते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। रोश में यानी कि क्रोध में आकर उन्होंने समझा कि ये कौन सा अर्थ ले रहा है सोने का। तो क्रोधित होकर वे बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। अच्छा, तो आपको स्वर्ण चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर स्वर्ण का अर्थ क्या लिया, यहाँ पर सुंदर अक्षर जो कवि के कविता में बिखरे पड़े थे। कवि ने जो कविताएं लिखी थी उसमें उनके स्वर्ण बिखरे पड़े हुए थे, तो उन्हें निकाल कर भी कैसे दे सकते थे। लेकिन अधिकारियों का मतलब स्वर्ण से था कि सोना। अरे हमें स्वर्ण यानी कि सोना चाहिए, यानी कि पहले सोना कहा और सोने को ही बाद में उन्होंने स्वर्ण कहा। उन्हें लगा शायद लेखक को ध्यान में नहीं आ रहा है, तो चलो इसे भी हम बेवकूफ़ बनाते हैं और वे भी दूसरा शब्द यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, अरे हमें स्वर्ण चाहिए। तो कवि कहते हैं कि सुवर्ण तो मेरे काव्य में बिखेरे पड़े हैं, मैं उसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। यानी कि सुवर्ण अक्षर, यहाँ पर कवि का मतलब होता है कि मेरे स्वर्ण तो यानी कि मेरे सुंदर अक्षर मेरे कविता में आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वह मैं आपको नहीं दे सकता। आगे बढ़ेंगे बच्चों। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो फिर बाद में वे झुंझलाना यानी कि और भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिड़चिड़ेपन का यहाँ पर असर चिढ़कर बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आती शायद हमारी बात। हमें तुम्हारा अनधिकृत से अर्जित किया हुआ धन चाहिए, यानी कि जिसके लिए तुम्हें अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने अर्जित किया है, यानी कि प्राप्त किया है, एकत्रित किया है, ब्लैक मनी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कह सकते हैं। तो तुमने जो इकट्ठा किया है, जो धन इकट्ठा किया है तुमने,
जिसके लिए अधिकार न होकर भी तुमने ब्लैक मनी जो यहाँ पर या ब्लैक के रूप में जो सोना यहाँ पर तुमने कमाया है वह लेने के लिए हम आए हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है। तो आपको अर्थ चाहिए तो वो आपको मेरी कविताओं में मिलेगा, यानी कि कविता में मेरा बहुत सारा अर्थ पड़ा हुआ है। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो यहाँ पर उनका अर्थ से मतलब था पैसा, यानी अनधिकृत रूप से तुमने जो पैसा तुमने कमाया है वही हमें चाहिए और उसे ही लेने के लिए हम आए हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने अर्थ का मतलब लिया कि शब्दों का अर्थ, कविताओं में जो नए शब्द होते हैं उनका अर्थ उनके कविता में बिखेरा पड़ा है और उसे तुम ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? शायद उन्होंने हार मान ली सोने से, अर्थ से, सोना और पैसे को छोड़ दिया। अभी चांदी की ओर वो मुड़ गए। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कड़क कर बोले, यानी कि अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है, अर्थ नहीं है जाने दो, स्वर्ण नहीं है जाने दो, तुमने चांदी कहाँ छिपाई रखी है वो बताओ हमें। तो यहाँ पर कवि भी भड़क गए। उन्हें भी शायद लगा हो पैसे की पूछताछ हुई, सोने की हुई, अभी चांदी पर उतर आए। वे भी भड़क कर बोले, चांदी चाहिए तो मेरे बालों में खोज लीजिए। बालों में धीरे धीरे मेरे सफ़ेद बाल जो आ रहे हैं वो चांदी की तरह ही है। यानी कि लेखक का कहना है कि चांदी अगर चाहिए तो मेरे बालों में मिलेगी। धीरे धीरे वह सफ़ेद हो रही है और चांदी की तरह चमक रही है, और उसे ही लेखक यहाँ पर कवि ने चांदी कहा है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं अधिकारी और उद्भ्रांत होकर बोलते हैं, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? वे भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं कवि की तरह। ठीक है, तुम्हें चांदी की भाषा नहीं समझती तो नोट बताओ कहाँ रखे हैं। तो यहाँ पर फिर से कवि का जवाब, कवि कहते हैं कि वो तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन परीक्षा से पहले 1 महीने में तैयार कर लूँगा। तो फ़िलहाल तो मेरे पास आपको नोट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर नोट का अर्थ कवि ने लिया, जो हम परीक्षा के समय नोट लिखते हैं हमारी कॉपी में, जल्दी जल्दी हम याद कर सके, रिवीजन करवा सके, इसके लिए हम नोट्स निकालते हैं कुछ आवश्यक मुद्दों, लेसन पर, पाठ पर, कविता पर। तो उस प्रकार नोट लेखक भी निकालते, कवि भी निकालते हैं, और वे भी यहाँ पर क्या करेंगे कि परीक्षा से पहले वे भी इस नोट को तैयार करेंगे। और यही जवाब उन्होंने अधिकारियों को दिया कि अगर आपको नोट चाहिए तो परीक्षा से पहले 1 महीना आइए, मैं आपको नोट दिखलवा दूंगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। परीक्षा से 1 महीने पहले करवा लूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। तो यहाँ पर मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तो यहाँ पर आगे चलकर वे पूछते हैं कि ठीक है भाई, नोट की बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर नोट समझ में नहीं आता है तो गरज कर वे बोलते हैं कि, गरज कर यानी कि ज़ोर से, कड़क कर बोलते हैं कि
नोट नहीं समझता है तो मुद्राएं कहाँ छिपाई रखी हैं, तो मुद्राएं बताओ हमें। तो लेखक भी लरच कर बोलते हैं, यानी कि काप पर हिलते डुलते हुए यहाँ पर लरच कर बोलते हैं। मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्राएं यानी कि चेहरे के हाव भाव, यहाँ पर मुद्राएं होती हैं, जैसे कि मुख की मुद्राएं तरह तरह की होती है, जैसे प्रसन्न मुद्रा, दुखी मुद्रा, भयभीत मुद्रा। ठीक है, अगर आपको मुद्रा चाहिए तो मेरा चेहरा पढ़ लीजिए, मेरा मुख देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको मुद्राएं मिल जाएंगी। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। तो उन्होंने अभी पूछताछ शायद बंद कर दी हैं। वे यहाँ पर थम जाते हैं, सवाल नहीं करते हैं, बल्कि छानबीन को शुरुआत करते हैं और शयन कक्ष में घुस जाते हैं। शयन कक्ष का मतलब है शयन यानी कि सोने का रूम, यानी कि जहाँ पर हम सोते हैं वह रूम शयन कक्ष। और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। और वहाँ पर कवि के घर में एक तकिया है, उसकी रुई भी निकल आई है, फटा हुआ है, फिर भी उसे नोचने की रुई, यानी कि आपको पता है कॉटन, तो उस रुई को भी नोचने लगते हैं। वहाँ पर भी छानबीन, तकिए को और भी फाड़ कर यहाँ पर छानबीन होती है। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, बाद में उन्होंने तकिए को छोड़ दिया और जो टूटी फूटी अलमारी है कवि की वह भी खोज डाली। यहाँ पर कवि की घर की परिस्थिति हमारे सामने आ रही है कि किस प्रकार उनके घर की हालत है। पहले से ही टूटी हुई अलमारी भी वे खोजते हैं। बाद में वे रसोई में जाते हैं, रसोई की खाली पीपियाँ को टोटोला, यानी कि यहाँ पर पीपिया का मतलब है ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। तो यहाँ पर लोहे के बने वो छोटे पात्र, उसे पीपियाँ के कहा है। तो खाली पीपियों को भी उन्होंने, उन पात्रों को भी टटोला, कहीं कुछ डिब्बों में या पीपियों में कुछ मिलता है क्या, कहीं छिपा कर रखा है क्या। तो जहाँ पर शक नहीं होता है, कुछ लोग यहाँ वहाँ पर भी अपना धन इकट्ठा करते हैं, शायद उन्हें वैसा लगा हो, इसीलिए वे रसोई घर में भी यहाँ पर छानबीन करते हैं, पीपियों को टटोलते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। तो बच्चों ने जो पैसे जमा किए होंगे, शायद 1-1 रुपया बचा कर रखा होगा, थोड़े बहुत होंगे, तो वो गुल्लक भी उन्होंने देख डाली। पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। तो लेकिन ये सब छानबीन होने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि तत्व खाली, यानी कि सब कुछ छानबीन के बाद अगर कुछ मिला तो वो खालीपन मिला। अलमारी ढूंढी, पीपियों को ढूंढा, तकियों को नोचा, लेकिन उन्हें कुछ हाथ न लगा। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, बाद में फिर से यहाँ पर कनस्तर यानी कि टीन का चौखुटा पीपा जो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो वो भी उन्होंने उसकी भी छानबीन की। यहाँ तक कि मटकों को भी ढूंढा, जो मटके हैं मिट्टी के घड़े, उन्होंने भी वहाँ पर भी उन्होंने टटोला। सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, यानी कि रिक्त संसार, कहीं कुछ भी नहीं, सामान भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ खाली खाली नज़र आया। इसे ही शून्य ब्रह्मांड कहा है। शून्य ब्रह्मांड यानी कि रिक्त संसार, यानी कि जिस संसार में, जिस पीपियों में, कनस्तरों में, मटकों में ढूंढने से भी कुछ नहीं मिला, उसे शून्य ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस प्रकार की भी परिस्थिति यहाँ पर कई बार हमें समाज में देखने को मिलती है। डिब्बे तो होते हैं, कनस्तर होते हैं, पीपियाँ होती हैं, लेकिन उसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है, खालीपन होता है, क्योंकि परिस्थिति गरीब होती है। और इसके कारण ये सारी खाली तत्व हमें देखने को मिल रहे। कवि के घर में भी देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, बहुत ही सुंदर शब्द यहाँ पर। अरण्यकांड यानी कि बिखरा हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ, कहीं पर कुछ भी मिलने का नामो निशान नहीं।
सब कुछ टटोला लेकिन सभी जगह पर खाली तत्व ही मिला। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। लगभग बहुत सारी छानबीन होने के बाद उनका जो खिला हुआ पहले चेहरा था कि शायद उन्हें मिली हुई खबर शायद सच्ची हो और उन्हें लगा कि यहाँ पर बहुत सारा माल मिलेगा, यहाँ पर अच्छा छापा मारने का फ़ायदा होगा, बहुत सारा धन पैसा सोना चांदी इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन यहाँ पर सब जगह पर जो अरण्य कांड उन्हें दिखाई दिया तो उनका चेहरा भी यहाँ पर मुरझा गया। आगे चलकर कवि कहते हैं, और उनके बस 20 सूची हृदय में और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। तो यहाँ पर उन्हें पछतावा होता है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें गलत खबर मिली थी और किसी दूसरे व्यक्ति के जिसके घर हमें जाना नहीं चाहिए था उसी के घर हमने छापा मारा है। यह बात उनकी समझ में आती है। और यहाँ पर रौद्र की जगह करुण रस, यहाँ पर रस होते हैं, भाषा में रस होते हैं और उसी में रौद्र रस और करुण रस भी समाया है। रौद्र यानी कि क्रोधित, जो क्रोध उत्पन्न करता है उसे रौद्र कहा जाता है। करुण यानी कि दया का जो रस होता है ममता भरा, तो उसे करुण रस कहा जाता है। तो उनके हृदय में रौद्र की जगह यानी कि क्रोध की जगह अभी यहाँ पर प्रेम ने ली थी, दया ने ली थी और दया उनके मन में समाई हुई थी, समा गई। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। और अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। उन्हें लगा कहीं कुछ भी नहीं मिला, गलत जगह पर छापा हमने मार दिया है। सिर झुकाकर वापस जाने लगे और सिर झुकाकर जब उन्हें कुछ भी कवि के घर में नहीं मिलता है तो वे आखिरकार सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो यहाँ पर कवि उन्हें रोक कर कहते हैं कि ज़रा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में कुछ धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सिर झुकाकर यानी कि शर्मिंदा होकर जब अधिकारी लौट पड़ते हैं तो यहाँ पर सिर मत धुनिए यानी कि सिर धुनना यानी कि पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तो यहाँ पर दुख प्रकट करते हैं अधिकारी और लेकिन यहाँ पर दुख प्रकट करते हुए कवि उन्हें कहते हैं कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ज़रूर लेके जाते, लेकिन अब मेरे घर में आपको तो शून्य ब्रह्मांड मिला है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। अगर मेरे घर में सचमुच कुछ मिल गया होता आपको धन पैसा सोना चांदी तो आप लेकर जाते, लेकिन जब आपको कहीं पर भी मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला है तो जाते जाते मुझे आप कुछ देकर क्यों नहीं जाते हैं। तो यह कल्पना, यह विचार उनके सामने वे रखते हैं और कहते हैं कि यदि छापे के दौरान आपको धन मिलता तो आप लेकर जाते, लेकिन जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े होते हैं तो उन्हें आप निकलवा कर ले लेते हैं। तो ठीक है, निकलवा लीजिए, लेकिन जिसके घर में बैठने को कुर्सी तक नहीं है तो
उन घर में बैठने सोने के लिए कहीं एक यहाँ पर तख्त की आप व्यवस्था क्यों नहीं करते? इस गरीब को कुछ देकर क्यों नहीं जाते हैं? तो जब मेरे घर में कुछ धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो आप पहले कवि कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ है, आपने तो मेरा शून्य ब्रह्मांड देखा है, आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अगर मेरे पास कुछ होता तो आप लेकर जाते, लेकिन जब यहाँ पर आपको शून्य ब्रह्मांड दिखाई दिया है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? आगे चलकर वे कहते हैं कि जिनके घरों में आपको सोने चांदी सोफे मिलते हैं तो वो अनधिकृत से कमाया हुआ होता है, इसलिए आप उसे निकलवा लेते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन जिनके घर बैठने को कुर्सी तक नहीं है, सोफ़े नहीं है, तो उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। कम से कम आप जैसे लोगों को हम शान से बिठा तो सके हमारे घर में, आपको आसनस्थ तो करवा सके। तो एक तख्त तो डलवा दीजिए। एक तख्त, तख्त का मतलब है लकड़ी की बड़ी चौकी, जिसको चारपाई भी कह सकते हैं हम, 4 पैरों वाली। तो कम से कम एक तख्त तो देते जाइए जिस पर आप जैसे कोई आए तो उस पर बैठ सकें। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में ओम प्रकाश आदित्य ने किया है। बहुत सुंदर अर्थ, सचमुच कवि का एक रूप हमें यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। कितना सुंदर अर्थ, दोहरा अर्थ लिया है, और आयकर विभाग वाले अधिकारियों को अच्छा खासा जवाब वे दे देते हैं। और यहाँ पर वह एक बात है, और दूसरी बात इस कविता की है कि किस प्रकार समाज में कुछ लोग परिस्थिति का सामना करते हैं, किस प्रकार परिस्थिति होती है और किन किन परिस्थितियों से उन्हें गुज़रना पड़ता है। तो यही इस कविता की खासियत है। तो चलो बच्चों, आज के दिन इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।